वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने सबसे पहले किडनी और वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सब के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा. देन हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा. वी रेड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड देन वी रेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन किस तरह से फॉर्म होती है, कैसे ब्लड का पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, प्लाज्मा फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में आता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, और इन तीनों प्रोसेस से एंड में जो कलेक्टिंग डक्ट में जब वो फिल्ट्रेट पहुंचता है तो वो बन जाता है यूरिन. सो नाउ इन टुडेज क्लास वील रीड फर्स्ट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. सो लेट्स टॉक अबाउट composition of urine. Now, यूरिन हम तब कह रहे हैं जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गई है एंड दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. सबसे पहले आइए हम देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी होती है पर डे. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है. सो क्वांटिटी इज अबाउट 1.5 to 1.8 लीटर पर डे. ऑलराइट, दिस इज द क्वांटिटी. नाउ ये क्वांटिटी चेंज हो सकती है स्टूडेंट्स. अगर बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा वाटर है तो मोर यूरिन कैन बी एक्सक्रीटेड आउट और लेस यूरिन कैन बी एक्सक्रीटेड आउट. दैट वील टॉक लेटर. नाउ द नेक्स्ट इज द पीएच. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं दोनों ही. यूरिन स्लाइटली एसिडिक है, इसमें H आयंस एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू. सो इट इज स्लाइटली एसिडिक, अबाउट 6 is the pH. So it is slightly acidic. Blood कैसा था, slightly alkaline, but जब वो यूरिन बन गया then it becomes slightly acidic. Then let's talk about the color. पहले हम specific gravity की बात कर लेते हैं. Specific gravity मतलब water के comparison में वो heavy है या light है. ये water के comparison में थोड़ी heavy होती है जो यूरिन है. सो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.015 से 1.020. वाटर की 1.01 होती है यानी. सो इट इज स्लाइटली हेवियर देन वाटर. नेक्स्ट इज द लेट्स से द कलर ऑफ यूरिन. नाउ यूरिन जो है हम सब जानते हैं पेल येलो कलर की होती है, हल्के पीले रंग की, पेल येलो. और ये कलर किसके कारण से हुआ आता है इस यूरिन को? इट इज़ ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट. हमने स्टूडेंट्स जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन निकलता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट में. हीम पार्ट का आयरन अलग हो जाता है और जो उसकी पोरफायरिन रिंग है वो और टूटती है. जब वो टूटती है तो बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन एंड यूरोक्रोम इज प्रोड्यूस्ड. और ये यूरोक्रोम जो होता है पिगमेंट है ये इस यूरिन को येलो कलर प्रोड्यूस देता है, प्रोवाइड करता है. सो दिस इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन है बहुत पूछते हैं, दिस कलर इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट. और यूरोक्रोम पिगमेंट कैसे प्रोड्यूस हुआ है? आरबीसी के ब्रेकडाउन से, या डायरेक्ट कहें तो फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन. From breakdown of hemoglobin. This is a breakdown product of hemoglobin, urochrome. Very commonly asked. The pale yellow color of urine is due to urochrome pigment. Now, let's talk about the smell of urine. That is odor or the smell of urine. Urine का typical smell होता है जिसे एरोमेटिक स्मेल बोलते हैं. टिपिकल सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, और ये होती है एक पिगमेंट के कारण जिसे यूरोनॉड कहते हैं. नॉट पिगमेंट, इट्स अ सब्सटेंस. सो इट हैज़ अ फाउल पंजेंट स्मेल. एक टिपिकल सी स्मेल है, पंजेंट स्मेल ड्यू टू यूरोनॉड सब्सटेंस. इसके कारण इसमें एक स्मेल होती है. अगर स्टूडेंट्स यूरिन को कुछ देर इकट्ठा करके रखें, इफ़ इट स्टैंड स्टिल, तो ये स्मेल और बढ़ जाती है और ये बहुत टिपिकल बैड स्मेल हो जाती है जो बिल्कुल अमोनिया जैसा स्मेल करता है. ये इसलिए होता है क्योंकि जो यूरिया इसमें मेन प्रोड्यूस हो रहा है वो जब ये यूरिन कुछ देर रखी रहे अगर
इफ इट स्टैंड स्टिल, तो इसमें बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो बैक्टीरिया इस यूरिया को डिग्रेड कर देते हैं अमोनिया में। नॉर्मली यूरिया किससे बन रही है? अमोनिया से बन रही है, बट अब वापस से क्या होगा? अमोनिया, यूरिया विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और इस अमोनिया के कारण और ज़्यादा ये स्मेल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो ऑन स्टैंडिंग स्टिल इट स्मेल्स और ज़्यादा पंजेंट, इट स्मेल्स लाइक, इसको बोलते हैं एरोमैटिक स्मेल, दैट इज ड्यू टू बैक्टीरियल, हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, इट इज ड्यू टू यूरिया गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। Typical aromatic smell because of the formation of this ammonia. This is important, ये पूछते हैं, अमोनिया के फॉर्मेशन के कारण ये स्मेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ज़्यादा पंजेंट हो जाती है, ड्यू टू। ऑल राइट, सो the quantity, the pH, the specific gravity, the color, the odor. कलर जो है स्टूडेंट, ये यूरिन का चेंज भी हो सकता है, कुछ मेडिसिन के कारण कलर चेंज हो जाता है। अगर आप बीट रूट लें या कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लें तो भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। कुछ मेडिसिन के कारण यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। हम यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, इस यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा। सो द कॉम्पोजिशन, 95% तो इसमें वाटर है, 95% वाटर प्लस अब कितना बचा? 5% सॉलिड है। इस 5% में से 2.6% यूरिया होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 2.6% इज द यूरिया विच इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, प्लस कितना बचा? ऑलमोस्ट 2.4% बचा। इस 2.4% में क्या क्या होगा? इसमें होगा स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक आयंस लाइक वी हैव सीन सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, H+, ये सब आयंस होंगे। प्लस जो और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको याद होगा सिक्रीट होकर, PCT से सिक्रीट होकर फिल्ट्रेट में आ गए हैं, लाइक क्रिएटिनिन जो मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से बन रहा है, देन हिप्यूरिक एसिड जो बेंजोइक एसिड के ब्रेकडाउन से बन रहा है, प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस जो हैं वो यूरिया तो एक्सक्रीट करते हैं मेन, बट लिटिल अमाउंट में यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट करते हैं, एक्सेट्रा। दिस ऑल विल बी एक्सक्रीटेड आउट। सो बेसिकली 95% इज वाटर, 2.6% इज यूरिया, और बाकी बचे हुए 2.4% में ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक आयंस, एवरीथिंग इज देयर। नाउ अगर हम टोटल कैलकुलेट करें कि 2.6% यूरिया अगर टोटल पर डे 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है और उस 1.5 लीटर में 2.6% यूरिया है, तो अगर हम इसकी क्वांटिटी मेजर करें तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ह्यूमन एक्सक्रीट 28 ग्राम्स पर डे यूरिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें पूरे दिन 1.5 लीटर यूरिन जो है उसमें अगर हम ग्राम्स में कैलकुलेट करें तो 28 ग्राम्स पर डे यूरिया को हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन। यानी अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं है, वो पूरे के पूरे रीएब्जॉर्ब हो गए हैं। इसमें जो है ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट नॉर्मली। दिस इज द नॉर्मल कॉम्पोजिशन। लेट मी राइट नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। लेकिन अगर कोई डिजीज होगी तो ये सब्सटेंसेस भी यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं और उसे हम कहेंगे
abnormal constituents of urine. They are not normally found. अगर आप नॉर्मल यूरिन में टेस्ट कराएंगे बिना कोई डिजीज के तो ग्लूकोज, ब्लड, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के आगे नेगेटिव लिखा हुआ आएगा, यानी कि ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मैलिटी है. सो लेट अस राइट अबाउट देम नाउ. द फर्स्ट इज ग्लूकोज. नॉर्मली 100% इज रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द पीसीटी, बट अगर सपोज डायबिटीज़ है उस पेशेंट को, डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी उसके ब्लड में इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन हार्मोन की, यानी कि उसके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है. नॉर्मली ग्लूकोज पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बट ब्लड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फिल्टर होकर आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. कुछ ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आने लगेगा. यानी अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो डेफिनेटली डायबिटीज़ मेलाइटस है. बहुत पेशेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स, जिनको हम बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, वो नहीं मानते. उनका पहला रिएक्शन होता है नहीं नहीं वो तो हमने आमरस खाया था इसलिए ग्लूकोज आ रहा है. फिर हम उनका यूरिन करवाते हैं और यूरिन में उनको रिपोर्ट दिखाते हैं कि देखिए यूरिन में जो ग्लूकोज आता है वो अगर मैं आमरस खाऊंगी तो मेरे नहीं आएगा, वो आपको डायबिटीज़ है, आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये यूरिन में पास आउट हो रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन. सो ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया. So what is glycosuria? It is glucose in urine. और क्या इंडिकेट कर रहा है ये? It indicates diabetes mellitus. There is one more type of diabetes हम पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसको diabetes mellitus पूरा नाम लिख रहे हैं. Glucose in urine. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, glycosuria is glucose in urine. Yeah, glucose in urine is known as glucosuria, glycosuria. So it is glycosuria. Now, कितना थ्रेशोल्ड होगा? 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. अगर इससे ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में तो वो बाहर यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है. नॉर्मल फास्टिंग लेवल हमने पढ़ा था 80 to 120 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड. 180 तक भी वो यूरिन में नहीं आएगा, लेकिन 180 से ज़्यादा अगर हो गया तो वो यूरिन में आएगा. उसे कहते हैं ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड. ये थ्रेशोल्ड है. थ्रेशोल्ड मतलब स्टूडेंट्स इसका मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट है, इसके बाद वो किडनी के थ्रू यूरिन में आ जाएगा. सो व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड? इट इज 180 मिलीग्राम्स पर 100 ml और पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. दिस इज द रीनल थ्रेशोल्ड. बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है. सो दिस इज अबाउट ग्लाइकोसूरिया. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है लाइक एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड एग्जाम्पल, तो इस कंडीशन को कहते हैं कीटोन्यूरिया. So this is called ketones in the urine is called ketonuria. Again a direct question. What it is? It is ketone in urine. Now what does it indicates? Students, जब भी बहुत लंबी फास्टिंग होती है या बहुत लंबा कोई भूखा है, स्टार्व कर रहा है, तो ग्लूकोज सारा यूजअप हो जाता है. और जब ग्लूकोज यूजअप हो जाता है तो बॉडी फैटी एसिड्स से फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है. फैटी एसिड्स को फ्यूल की तरह यूज़ करती है, ऑल्टरनेट सोर्स की तरह. और जब फैटी एसिड्स टूटते हैं तो ये कीटोन बॉडीज फॉर्म होती है. एंड देन इफ फैटी एसिड्स आर broken down in excess, then excess of ketone bodies will be formed and then they will be thrown out of the body through urine. So it indicates prolonged fasting or prolonged starvation. This is known as ketonuria. You note this down, then we'll write some more conditions. Now let's see some more abnormal constituents which can be present in the urine. Third, very very important, proteins. Now normally हम जानते हैं प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते, प्लाज्मा प्रोटीन्स डोंट गेट फिल्टर. लेकिन अगर प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन में भी पर्टिकुलरली हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की,
क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बीपी मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। ये अगर है तो इस कंडीशन को कहेंगे प्रोटीन्यूरिया, यानी प्रोटीन्स इन यूरिन, और एल्ब्यूमिन्यूरिया। ऑलराइट, सो प्रोटीन्स इन यूरिन और एल्ब्यूमिन इन यूरिन। लेट मी राइट, प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमिन इन यूरिन अगर आने लग जाए तो इसका मतलब इस कंडीशन को एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नॉर्मली तो ये फिल्टर नहीं हो रहे क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर डिजीज हो जाए, कौन सी डिजीज हो जाए, नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाए, नेफ्राइटिस हो जाए, तो क्या होगा, जो स्लिट पोर्स थे पोडोसाइट्स के बीच बीच में वो एनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और जब बड़ा छेद होगा तो वो इजीली उसके थ्रू फिल्टर होकर आ सकते हैं। यानी कि अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो ब्लड से फिल्टर होके और अब यूरिन में पास हो रहा है, यानी वो ब्लड में कम हो जाएगा, और जब वो ब्लड में कम होगा तो दैट मीन्स वो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड में बढ़ गया है वो, या तो ब्लड में वो बढ़ गया है तो ज़्यादा आ रहा है, या किडनी में कोई डिजीज़ हो गई है तो वो फिल्टर होकर आ रहा है। इस कारण से अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट आता है तो उसका किडनी टेस्ट ज़रूर कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं कि कहीं हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसकी किडनी पे अफेक्ट तो नहीं आया है, या वाइस वर्सा, किडनी डिजीज़ है तो हाई बीपी हो सकता है, हाई बीपी है तो वो किडनी को अफेक्ट कर सकता है। सो दीज हैव टू बी टेकन इनटू केयर। सो दिस इंडिकेट्स नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस 2 टाइप्स का होता है। अगर ग्लोमेरुलर पार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह देते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर वो टिब्यूलर पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि बोमन कैप्सूल जिसके कारण फिल्ट्रेशन स्लिट्स चौड़े हो रहे हैं, वाइड हो रहे हैं, तो इसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। So glomerulonephritis or pyelonephritis, any kind of nephritis, it is this protein will come into the urine. Now the next is blood in urine. RBCs वगैरह आने लग गए हैं. Then it is called hematuria. Hematuria. Hematuria is blood in urine. किसी भी कारण से हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, कोई किडनी डिजीज़ हो जिसके कारण नेफ्राइटिस हो जाए, उसके कारण भी फिल्टर हो जाएंगे आरबीसीज जो हैं, या जो पूरा पैसेज है, ट्रैक्ट है, उसमें कहीं पर यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, कहीं पे यूरेथ्रा में, कहीं पर भी कोई इंजरी हो गई है जिसके कारण वहाँ से आरबीसी जब यूरिन पास हो रही है तो उसके थ्रू फिल्टर हो जाएं. सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस कॉजेस. देन नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इन यूरिन, दैट इज हीमोग्लोबिन्यूरिया. अगेन सेम, ब्लड आएगा तो फिर हीमोग्लोबिन भी आएगा. सो दिस इज हीमोग्लोबिन इन यूरिन. ये स्टूडेंट्स कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के भी कारण हो सकते हैं, नेफ्राइटिस के कारण, या पूरे ट्रैक्ट में यूरेथ्रा तक कहीं भी इंजरी हो तो भी ये हो सकती है प्रॉब्लम्स. देन नेक्स्ट पायूरिया. पायूरिया दैट इज पस सेल्स, जो WBCs हैं, पस सेल्स इन यूरिन. अगेन कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण ये सारी सिचुएशंस अराइज होती हैं. देन नेक्स्ट इज द एल्कैप्टोन्यूरिया. ये एक जेनेटिक डिजीज होती है स्टूडेंट्स, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसमें एल्केप्टेन नाम का एक कंपाउंड है, आप जेनेटिक्स में डिटेल पढ़ेंगे हम इसकी, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लगता है और वो यूरिन को ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, काली यूरिन होने लगती है, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं. सो एल्केप्टोन्यूरिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इसमें एल्केप्टॉन is excreted in urine and hence it is known as black urine disease. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक यूरिन डिजीज किसे कहते हैं? एल्केप्टोन्यूरिया को.
या ब्लैक यूरिन डिजीज में कौन सा सब्सटेंस यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है? It is the alkapton which is excreted out. So these are some of the abnormal constituents. So we have seen the normal composition, we have seen the abnormal. Abnormal में ग्लाइकोसूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया पे बहुत क्वेश्चन आता है, एंड हीमैचूरिया पर भी कॉमनली क्वेश्चन आता है. नाउ वी विल टॉक हाउ दिस यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि हमें अब एक और पॉइंट लिखना है यूरिन के बारे में, दैट इज द टोनिसिटी ऑफ यूरिन. टोनिसिटी ऑफ यूरिन, ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं. यूरिन जो होती है स्टूडेंट्स, ये हाइपरटोनिक होती है, यानी ब्लड के कंपैरिजन में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. कितना ज़्यादा हो सकता है ये डिपेंड करेगा बॉडी को कितनी नीड है. मैक्सिमम 4 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो सकती है. सो यूरिन इज हाइपरटोनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कितनी हो सकती है? अप टू 4 times more concentrated than plasma. यानी नॉर्मल ब्लड की बात कर रहे हैं. हमारा ब्लड 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, अभी हम बात करेंगे. यूरिन 1200 मिली ऑस्मॉल, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर को बॉडी में कंजर्व करने के लिए. सो नाउ वी विल टॉक हाउ दिस यूरिन इज एक्सक्रीटेड in concentrated form. You please note this down and then we'll talk about that. Now students, we are coming to a very very interesting topic and I would say one of the most difficult topic to understand, but अगर हम इसे समझ लें तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा. हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की, ईजीएस्ट वे में समझने की, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम सारे कवर करेंगे. इस सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी. ब्लड जो फिल्टर होकर आ रहा है प्लाज्मा, उसकी ऑस्मोलैरिटी अराउंड 300 मिली ऑस्मॉल है पर लीटर. यूरिन अप टू 1200 मिली ऑस्मॉल, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मैमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो क्यों कर सकते हैं? इसके कारण काउंटर करंट मैकेनिज्म और सिस्टम. नाउ बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. पहला पॉइंट इसमें यह है कि मैमल्स पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बर्ड्स भी कर सकती हैं, हम लोग हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स हमारा यूरिन हमारे ब्लड के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है ताकि बॉडी से वाटर लॉस कम हो सके. सो फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल, मैमल्स produce hypertonic urine, that means more concentrated urine. और ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ब्लड से या प्लाज्मा से. हाइपरटोनिक यूरिन, यानी इस सिस्टम का एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ दिस सिस्टम? एम है हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करना. दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन. ये हमारा मेन लास्ट एम है कि जो यूरिन बाहर निकले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक जो यूरिन पास ऑन हो रहा है उससे वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है और सॉल्यूट्स भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं. यानी कि वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है पर सॉल्यूट्स भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो फिर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बनेगी? इसमें से तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं. हम उसी की बात इस सिस्टम में करने वाले हैं. नाउ इसमें जो मैकेनिज्म है इसके 2 पार्ट्स हैं, या हम कहें दैट इट ऑपरेट्स थ्रू 2 पार्ट्स. One is the counter current multiplier. We'll talk about this. And the second is counter current exchanger. Now, मल्टीप्लायर जो है ये पार्ट फॉर्म होगा लूप ऑफ हेनले से. लूप ऑफ हेनले इसमें कंट्रीब्यूट करेगा. उसकी जो 2 लिम्स हैं,
और जो एक्सचेंजर वाला पार्ट है ये 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टी हेल्प करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों मिलकर काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। आइए अब इसके कुछ पॉइंट्स पहले हम समझते हैं, फिर हम इसको लिख लेंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हाइपरटोनिक मतलब यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, यानी सॉलिड पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और लिक्विड पार्ट, वाटर पार्ट कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा सॉलिड पार्ट, उतना कम वाटर पार्ट। ये एक बेसिक सिंपल सी चीज़ है। नाउ सपोज स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, ये यूरिन फॉर्म हो रहा है पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले में आया, ये थोड़ा सा थिक लिम्ब है, एंड देन डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ये पार्ट कॉर्टेक्स में है। अभी हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। ये कॉर्टेक्स है, ये मड्यूला है। नाउ सपोज करिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं हो तो क्या होगा, जब ये फिल्ट्रेट यहां आएगा, हम जानते हैं यहां से वाटर रिलीज होता है, यानी कि यहां पर जो प्लाज्मा था, जो भी फिल्ट्रेट था वो तो बिल्कुल प्लाज्मा के जैसे ही था, सेम, उसमें वाटर भी थे और उसमें सॉल्यूट्स भी आ रहे थे, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आ रहे थे। यानी यहाँ पर जो पीसीटी में फिल्ट्रेट था ये कैसा था, सेम ऑस्मोलैरिटी थी जैसी प्लाज्मा की। सो इट वाज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, सेम कॉन्सेंट्रेशन था। कहाँ पे, पीसीटी में। जब ये डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे आया ये लिक्विड, तो यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे आया वाटर और निकलता गया, वाटर निकलता गया तो फिल्ट्रेट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यानी यहाँ तक आते आते फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपरटोनिक हो गया ये फिल्ट्रेट। सो एट द एंड इट बिकम्स हाइपरटोनिक। नाउ जैसे जैसे ये वापस मूव करेगा, अब यहाँ से NaCl बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स इसमें से अब सॉल्यूट बाहर निकल रहे हैं, यानी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी ये वापस नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, फिर से आइसोटोनिक होगा, लेकिन अभी भी और NaCl निकल रहे हैं, तो फाइनली ये यहाँ पर जाकर हाइपोटोनिक हो जाता है, यानी ब्लड से भी कम कॉन्सेंट्रेटेड। फिर ये डीसीटी में जाएगा, डीसीटी से क्या हो रहा है, यहाँ तो सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम, और वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितना कॉन्सेंट्रेशन में आया है डीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट, उतने ही कॉन्सेंट्रेशन से ऑलमोस्ट बाहर निकल रहा है। जब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया जो सॉलिड पार्ट है वो तो बहुत कम बाहर आ रहा है, मेनली वाटर बाहर आ रहा है, यानी कि अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे वाटर का फिर से रिलीज होगा, तो फाइनली जो यूरिन है वो कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। सो वी हैव सीन कि पीसीटी में ये आइसोटोनिक है, लूप ऑफ हेनले के एंड तक नीचे आते आते ये हाइपरटोनिक हो गई, वापस जाते जाते ये फिर हाइपोटोनिक हो गई, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के एंड में जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक हो गई। अब ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से वाटर को खींचना है, अगर हमें यहाँ से वाटर को बाहर खींचना है तो ये जो टिश्यू है, ये इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये दिस इज मेड्यूलरी, लेट मी राइट, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये जो बीच बीच में नेफ्रॉन्स के टिश्यू भरा हुआ है, यहां पर वाटर को निकलना है। अगर वाटर को यहां निकलना है तो यानी कि इस टिश्यू में वाटर कम होना चाहिए कि ज़्यादा, कम, क्योंकि वाटर हाई टू लो आता है, यानी यहाँ पे वाटर कम होना चाहिए। वाटर कम होना चाहिए मतलब सॉलिड पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये पार्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेड्यूला में नीचे आते जाएंगे, ये फाइनली पिरामिड बनाएगा, टिप बनाएगा, इस तरह से उल्टा चल रहा है ये अंदर की तरफ। यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मॉल होती है पर लीटर।
जैसे जैसे हम मेड्यूला में एंटर करते हैं ये 600, 900 और मेड्यूला के एंड तक आते आते 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर हो जाती है। क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड टिश्यू को वो पास कर रहा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है, यानी सॉल्वेंट कम होता जा रहा है। इसी कारण से जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से वाटर खींचेगा और यही कारण है कि कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर बाहर आएगा और इन दोनों प्रोसेस के कारण ही जो यूरिन है अल्टीमेटली वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बना, किसने इसे क्रिएट किया? नॉर्मली तो और टिश्यूज़ में ऐसा होता नहीं है, वहाँ तो पूरा का पूरा जो भी टिश्यू है उसका सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर निकल रहा है। अब सपोज करिए यहाँ NaCl बाहर निकला, अब सॉल्यूट की क्या टेंडेंसी है कि वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। सो ये जो NaCl है ये तुरंत कोशिश करेगा कहाँ जाने की? कॉर्टेक्स में जाने की, और ये कॉर्टेक्स में चला गया। अगर ये कॉर्टेक्स में चला गया तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन तो फिर कम हो गया। तो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लूप है ये यू शेप्ड का है। अगर ये सीधी नली होती, स्ट्रेट होता, तो क्या होता? स्ट्रेट होता, NaCl बाहर निकलता, पर वो NaCl कॉर्टेक्स में चला जाता हाई टू लो, और जब वो NaCl बाहर चला जाता तो यहाँ पर बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता यानी कि वाटर बढ़ जाता, तो वो वाटर तो इस लूप के अंदर घुसता, और जब लूप के अंदर घुसता मतलब जो भी ट्यूब आ रही है उसके अंदर घुसता तो यूरिन तो हाइपोटोनिक होती, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, मोर डाइल्यूट। हम वो चाहते नहीं हैं, इसीलिए नेचर ने क्या किया है, इसे यू शेप्ड बनाया है ताकि जो NaCl बाहर निकल रहा है वो यहीं पर ट्रैप रह सके, और जब वो ट्रैप रहेगा तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो वो डिसेंडिंग जो नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट वहाँ से वाटर को खींच सके एंड कलेक्टिंग डक्ट से भी खींच सके। यानी कि इस मल्टीप्लायर का काम ये है कि ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आयंस को रिटेन करे, उसमें एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट करे। ऑलराइट, इसको समझना बहुत सिंपल है। सपोज करिए यहाँ पर भी 200 ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ भी 200 ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ भी 200 ऑस्मोलैरिटी है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सपोज लाइक दिस, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले, ये बीच में मेड्यूला का टिश्यू है पूरा। सपोज करिए यहाँ भी 200 है मिली ऑस्मॉल, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है। क्या होगा? सबसे पहले कैसे क्रिएट हो रहा है, यहाँ से NaCl बाहर निकला, जब NaCl बाहर निकला तो यहाँ पर अब कितना हो गया? 100, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, और बाहर कितना हो गया? 300। जैसे ही यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा यानी पानी कम हुआ तो अब ये वाटर बाहर जाएगा, क्योंकि ये इनकी टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करें, तो वाटर विल गो आउट। नाउ व्हेन वाटर विल गो आउट देन व्हाट विल हैपन, ये वापस 200 हो जाएगा, लेकिन जो वाटर नीचे आया वो कितना हो गया? अब मान लीजिए 300 हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ से NaCl निकला, जो ये पहुँच रहा है यहाँ से, फिर ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर निकल चुका है, यहाँ NaCl ज़्यादा है, ये NaCl फिर पंप हुआ, NaCl पंप हुआ तो वापस ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर बढ़ी, इसने फिर पानी को खींचा, यानी यहाँ से NaCl पंप होते जा रहे हैं, यहाँ से वाटर बाहर निकलता जा रहा है, यानी फिल्ट्रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है। इस तरह से ये क्रिएट हो गया एक ग्रेडियंट। कैसा ग्रेडियंट क्रिएट हो गया? जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आप वैसे वैसे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये क्रिएशन जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये लूप के फॉर्म में है, और इस लूप में एक लिम्ब में फ्लूइड नीचे आ रहा है और एक लिम्ब में फ्लूइड ऊपर जा रहा है, यानी जो फ्लूइड का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, काउंटर है। दैट मीन्स व्हाट इज काउंटर करंट? इट इज द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इन द टू आर्म्स ऑफ अ लूप। किसी भी एक लूप के में अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम उसे काउंटर करंट कहते हैं।
So what is counter current mechanism? In this, the fluid is flowing in opposite direction in the two limbs of a loop. इधर नीचे फ्लो कर रहा है और इस लिम्ब में ऊपर फ्लो कर रहा है. अगर ऐसा नहीं होता, अगर स्ट्रेट लूप होता तो इस तरह से ये ग्रेडियंट, ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता. ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है तो NaCl बाहर आ रहा है, और जब ये NaCl बाहर आ रहा है तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से वाटर बाहर निकल रहा है. सो दिस इज द लूप ऑफ हेनले विच इज क्रिएटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. बट ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, इसमें एक प्रॉब्लम है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, ये सोडियम क्लोराइड कोशिश करेंगे हाई टू लो जाने की. नीचे नीचे जैसे आ रहे हैं सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ये कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ जाने की, कॉर्टेक्स की तरफ बाहर निकलने की. दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वाटर इस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में लगातार ऐड हो रहा है. वाटर जितना जितना ऐड होगा उतना उतना इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. बट हम तो चाहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, ये जो डिफरेंस है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और खींचा जा सके. यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट तो हो गया है, लेकिन मेंटेन कैसे होगा, वो मेंटेनेंस, ताकि ये आयंस जो हैं ये भागे नहीं कॉर्टेक्स की तरफ, ये इस मेड्यूला में रिटेन रहें, यहीं पर ठहरे रहें. नहीं तो ये भाग जाएंगे क्योंकि कॉर्टेक्स में कम है ये, तो दे विल फ्लो टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स. सो वी वांट देम टू बी रिटेन्ड इन द मेड्यूला, नंबर 1. नंबर 2, वी वांट ये जो एक्सेस वाटर लगातार इस मेड्यूला के टिश्यू में आ रहा है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा है. हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता रहे. इसीलिए हमें इस वाटर को भी, एक्सेस वाटर को भी इस मेड्यूला से बाहर निकालना है. यूरिन में नहीं निकाल सकते, यूरिन तो हम चाहते ही कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर इसे कहाँ निकालेंगे? हम इन दोनों चीज़ों को निकालेंगे ब्लड के थ्रू. दैट मीन्स जो मेड्यूला का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्रिएट तो लूप ऑफ हेनले कर रहा है, पर मेंटेन करेगा वासा रेक्टा. कैसे मेंटेन करेगा वो हम अभी पढ़ेंगे. आप इतना लिखिए, फिर हम आगे समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट जो मल्टीप्लायर है, इट क्रिएट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला. ये हमें समझ आ गया. और जो एक्सचेंजर है, this maintains this concentration gradient in medulla. एक क्रिएट कर रहा है, एक मेंटेन कर रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है. इसीलिए ये दोनों मिलाकर इस काउंटर करंट सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं. सो नाउ लेट अस राइट डाउन व्हाट इज हैपनिंग. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इट ऑपरेट्स थ्रू 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा. और इन दोनों में ही जो फ्लूइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. किस तरह से, आइए इसको और समझते हैं. नाउ सपोज दिस इज बोमेंस कैप्सूल, PCT हम शॉर्ट में ड्रॉ कर रहे हैं. ये लूप ऑफ हेनले है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, एंड देन DCT एंड देन कलेक्टिंग डक्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला बना देते हैं. इफरेंट आर्टेरियोल से ब्रांच निकल रही हैं जिन्हें पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं. और जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है यूरिन का, तो जो जक्स्टा मेड्यूलरी वाले 20% वाले नेफ्रॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ज़्यादा. सो सपोज ये इफरेंट आर्टेरियोल निकला, इसने ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क बनाया लाइक दिस. बट इसकी एक ब्रांच जो है वो इस तरह से लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करेगी लाइक दिस. एंड दिस वी कॉल्ड वासा रेक्टा. वासा रेक्टा, वासा रेक्टा में यहां से आ रहा है, ये जा रहा है, यानी ये वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब है. लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है. दोनों ही, चाहे वासा रेक्टा हो चाहे लूप ऑफ हेनले हो, दोनों में ही जो फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी दोनों में ही काउंटर करंट है फ्लूइड का. सो वी कैन से दैट
लूप ऑफ हेनले and vasa recta both show counter current in their loops और in their arms. दोनों ही शो कर रहे हैं काउंटर करंट. एंड व्हाट इज काउंटर करंट? लेट अस राइट डाउन. इट इज द flow of fluid in opposite direction in two arms of a loop. एक लूप के दो आर्म्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना इज कॉल्ड काउंटर करंट. ये वासा रेक्टा में भी ऐसा ही हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में भी ऐसा ही हो रहा है. अब क्या फ़ायदा है इसका? इसका बेनिफिट ये है, अगर मैं इसका एक पार्ट, सपोज इस पार्ट को हम यहाँ बना लें. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ये है, मैं इसको बड़ा करके बना रही हूँ, लूप ऑफ हेनले. अब मैं थिक थिन नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग. दिस इज असेंडिंग लिम्ब, लेट्स से, ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वासा रेक्टा भी है. अब मैं वासा रेक्टा को सिंपल इस तरह से बना देती हूँ बीच में. एक्चुअली तो ये पूरा इसके पैरेलल जा रही है. वासा रेक्टा में दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब. सो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. ये हो जाएगा ऑफ लूप ऑफ हेनले. एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. ये है लूप ऑफ हेनले. तो हमारे पास 4 लिम्स हैं, 2 असेंडिंग 2 डिसेंडिंग, लूप ऑफ हेनले की एंड वासा रेक्टा की. दोनों में ही करंट का डायरेक्शन, फ्लूइड का डायरेक्शन ऑपोजिट है. इसमें यहां से यहां है और इसमें यहां से यहां है. ठीक है. अब क्या हो रहा है? जो NaCl इसका असेंडिंग लिम्ब निकाल रहा है, ये पूरा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है. ये बीच में जितना भी टिश्यू है, दिस होल टिश्यू, दिस इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. यहां भी पूरा भरा हुआ है. ऑलराइट. नाउ जो NaCl यहां से निकला, ये NaCl कोशिश करेगा कहीं ऐसी जगह जाने की जहां पर ये कम है. अगर ये वासा रेक्टा नहीं होती तो ये कॉर्टेक्स की तरफ भाग जाता, लेकिन क्योंकि वासा रेक्टा है तो ये वासा रेक्टा के अंदर आ जाएगा. ये वासा रेक्टा के अंदर आ गया क्योंकि इस वासा रेक्टा में ब्लड है और ब्लड में कंपैरेटिवली NaCl कम है. इट विल कम इन द वासा रेक्टा. अब अगर ये वासा रेक्टा लूप जैसी ना होती, अगर ये सीधी होती तो क्या होता? ये NaCl तो बाहर चला जाता. लेकिन क्योंकि ये लूप की तरह है तो जब ये वापस आएगी तब धीरे धीरे ग्रेडियंट जो है वो सपोज यहाँ 300 था या 600 या 900 या 1200, तो जैसे जैसे वासा रेक्टा ऊपर की तरफ आ रहा है इसका असेंडिंग लिम्ब, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो रहा है, यानी आयंस कम हो रहे हैं इस इंटरस्टिशियम में. तो जो NaCl ये लेकर आ रही है उस NaCl को ये बाहर इस इंटरस्टिशियम में वापस फेंक देगी, लाइक दिस. दैट मीन्स क्या फायदा हुआ? नंबर 1, एक तो ये ब्लड में नहीं गए, नहीं तो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता. दूसरा, ये कॉर्टेक्स की तरफ भी नहीं भागे, नहीं तो मेड्यूला का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो जाता. यानी कि ये आयंस मेड्यूला के मेड्यूला में ही रहे. लेकिन इसके लिए ये दोनों लूप्स रिस्पॉन्सिबल हैं. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl बाहर निकला वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने ले लिया, और जब ये ब्लड आगे फ्लो करा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में पहुंचा तो इसने वापस उन आयंस को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टिश्यू में डाल दिया. यानी ये आयंस एज इट इज मेड्यूला में रिटेन रहे. हम यही चाहते हैं ताकि ये ऑस्मोलैरिटी, ये डिफरेंस, ये ग्रेडियंट बना रहे. और जब ये ग्रेडियंट बना रहेगा तो अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा NaCl है तो ये
यहां से जो फ्लूइड नीचे आ रहा है उससे वाटर को बाहर खींच लेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब ये नीचे आ रहा था ब्लड, तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ रहा था, यानी कि वाटर का अमाउंट कम हो रहा था, तो यहां से भी कुछ वाटर बाहर निकला था। तो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब से भी वाटर बाहर निकला है, इसकी भी डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकला है। अब जब ये वापस जाएगी तो फिर क्या हो रहा है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज डिक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजिंग, तो ये इस लिक्विड को वापस खींच लेगी, तो ये जो वाटर निकला है ये इस ब्लड में वापस चला जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा नहीं होगा। तो दो फायदे हो गए, एक तो ये कि आयंस जो हैं वो मेड्यूलरी टिश्यू में रिटेन्ड रहे, ना वो कॉर्टेक्स में भागे ना वो ब्लड में भागे, वो वहीं के वहीं रहे, ताकि ये डिफरेंस जो है कॉन्सेंट्रेशन का ये मेंटेन रहा। इस डिफरेंस के कारण दूसरा फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि जो लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है उसमें से वाटर खींच लिया गया, प्लस इस डिफरेंस के कारण जो कलेक्टिंग टिब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, सपोज मैं यहां पर एक कलेक्टिंग डक्ट बना दूं, यहां से भी वाटर बाहर आ जाएगा। क्यों? अगेन वही, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। तो पहला फायदा इन दोनों के कारण NaCl रिटेन रहा। दूसरा फायदा, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर को खींच लिया। तीसरा फायदा, ये जो असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, इसने इस एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर ले लिया ताकि ये ब्लड के थ्रू बॉडी में चला जाए और वहाँ पर फिर ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि अब फाइनली जो यूरिन बाहर निकलेगा उसमें से पूरा वाटर खिंच चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, जिस कारण से यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो मेन कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं? NaCl आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। सेकेंड पॉइंट, हमने पढ़ा था कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका जो लोअर पार्ट है वहां से भी कुछ यूरिया रिलीज होता है। ये यूरिया भी इस इंटरस्टिशियम में नीचे की तरफ लोअर पार्ट से रिलीज होता है। ये भी इसके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, यानी ये भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन लगातार और यूरिया बनता जा रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो इस यूरिया के लिए परमिएबल होता है। तो जैसे जैसे यूरिया यहाँ बढ़ता जाएगा ये यूरिया वापस लूप ऑफ हेनले के अंदर घुस जाएगा और फिर वापस ये आएगा, फिर थोड़ा पार्ट यूरिन से एक्सक्रीट होगा, कुछ पार्ट मेड्यूला में आ जाएगा, फिर ये असेंडिंग लिम्ब में चला जाएगा, फिर ये घूम के वापस कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, फिर कुछ पार्ट एक्सक्रीट हो जाएगा और कुछ पार्ट मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में पहुंच जाएगा। यानी मेजर पार्ट तो यूरिया का एक्सक्रीट आउट होता जा रहा है, बट लिटिल पार्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रेडियंट। बट ज़्यादा भी इकट्ठा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये भी इसके लिए परमिएबल है। तो इस तरह से लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा और कलेक्टिंग डक्ट, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया। जितनी लंबी लूप ऑफ हेनले की लेंथ होगी उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, क्योंकि उतनी लंबी लेंथ है, उतने ज़्यादा आयंस बाहर आ रहे हैं, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, उतना ज़्यादा पानी खिंच पाएगा जितनी लंबी लेंथ होगी। इसीलिए जितना लंबा लूप ऑफ हेनले उतनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसीलिए नॉर्मली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम करते हैं जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम चाहते हैं, बॉडी में फ्लूइड की बहुत कमी हो गई है, वी डोंट वांट टू लूज दैट फ्लूइड इनटू द यूरिन, तब जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इस यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, क्योंकि उनमें लूप ऑफ हेनले भी लंबा है और उनमें वासा रेक्टा भी प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये दोनों मिलकर यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आइए अब हम इसको लिख लेते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ लेट अस जस्ट राइट डाउन द थ्योरी एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड रिगार्डिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहला क्वेश्चन जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में पूछा जाता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। इसमें लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्स इन्वॉल्व है एंड वासा रेक्टा की दोनों लिम्स इन्वॉल्व है। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा और द टू आर्म्स, इट इज वन एंड द सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लूप ऑफ हेनले हमने देखा इज
responsible for concentration of urine. Hence, length of loop of Henle is directly proportional to the urine concentration. जितना लंबा loop of Henle उतना ज़्यादा water का reabsorption, उतनी concentrated urine. ये direct question आता है. So hence length of loop of Henle is directly proportional to urine concentration. It's a direct question. जितना लंबा उतनी ज़्यादा concentrated urine. Now the next point. लूप ऑफ हेनले के जो दोनों लिम्स हैं वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट कर रहे हैं. ये क्वेश्चन पूछते हैं. सो लूप ऑफ हेनले क्रिएट्स ऑस्मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. क्वेश्चन आता है कौन क्रिएट करता है? अलोंग मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज मेड्यूलरी टिश्यू. सो इट क्रिएट्स दिस ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस. कितना डिफरेंस होता है? दैट इज 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर. इस तरह से लिखा जाता है इसकी यूनिट इन कॉर्टेक्स 2. नीचे तक मेड्यूला की टिप तक, पिरामिड की टिप तक, पैपिले तक आते आते 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर एट मेड्यूलरी पैपिले, यानी टिप तक आते आते धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दिस इज इन कॉर्टेक्स. And which is what is creating? Loop of Henle is creating. Maintaining कौन कर रहा है इसकी? वासा रेक्टा, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. Now, what is happening? NaCl transported by ascending limb of loop of Henle. NaCl transported by, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं. NaCl निकाल कौन रहा है? जो इसके लिए परमिएबल है. कौन है परमिएबल? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज टेकन बाय. अगर ये नहीं होती तो ये कॉर्टेक्स में डिफ्यूज हो जाता और ये ग्रेडियंट नहीं मेंटेन होता. इज टेकन बाय, इट इज टेकन बाय व्हाट? बाय द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जो ब्लड को लेकर आ रही है नीचे. बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. And this NaCl जो इसमें आ गया है is returned. अगर ये लेके चली जाएगी तो भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा. is returned into medullary interstitium by, कौन रिटर्न कर रहा है? by ascending limb of vasa recta. By ascending limb of vasa recta. All right. So NaCl कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ascending limb of loop of Henle. कौन इनको ले रहा है? descending limb of vasa recta. कौन इनको वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भेज रहा है? वासा रेक्टा की ascending limb. इस कारण से क्या हो रहा है? मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और वी कैन राइट और रिटेंशन ऑफ आयंस NaCl in medulla. देर इज रिटेंशन ऑफ आयंस और मेंटेनेंस. ये किसके कारण हो रहा है? वासा रेक्टा के कारण. क्रिएट कौन कर रहा है? लूप ऑफ हेनले. मेंटेन कौन कर रहा है? वासा रेक्टा. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आता है. वेरी इंपॉर्टेंट. दीज ऑल आर क्वेश्चंस. नाउ एक और सब्सटेंस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूरिया. सो नाउ यूरिया ट्रांसपोर्टेड बाय
कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का कौन सा पार्ट? लोअर पार्ट, ट्रांसपोर्टेड बाय लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द ऑस्मोलैरिटी, ताकि नीचे वाला पार्ट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए भी होता है। सो ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेड्यूलरी ऑस्मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, सो यूरिया क्वेश्चन आता है, कौन लेकर आ रहा है, कौन दे रहा है? लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो तो इसको कौन लेके जाएगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का नीचे वाला पार्ट जो है वो इसके लिए परमिएबल होता है। एंड दिस यूरिया इज टेकन बैक बाय लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहां से ये वापस सर्कुलेशन में चली जाएगी, यानी कि एक तो NaCl कंट्रीब्यूट कर रहा है इस आयंस के लिए और एक यूरिया कंट्रीब्यूट कर रही है। आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील राइट दीज पॉइंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ the osmolarity of interstitium of the medulla. So substances or ions responsible for creating and maintaining of medullary osmolarity। ये जो हाई ऑस्मोलैरिटी है, हाई ऑस्मोलैरिटी, ये किसके कारण है? कौन से आयंस हैं जो हमेशा यहाँ प्रेजेंट रहते हैं जिसके कारण ऐसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। दो तरह से इसके ऑप्शंस होते हैं। अगर आयन फॉर्म में है तो हम सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया लिखेंगे, या अगर हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो वी कैन से NaCl एंड यूरिया। दो तरीके से इसके ऑप्शंस आते हैं। सो दिस इज द आंसर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल। Na+Cl नेगेटिव यूरिया, और यू कैन से NaCl एंड यूरिया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। जितना लंबा लूप ऑफ हेनले उतना ज़्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले क्योंकि दोनों ही यू शेप्ड हैं, दोनों में ही फ्लूइड के फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसी कारण से हेल्प हो रही है कि ये आयंस मेड्यूला में रिटेन्ड रहें और फिर ये वाटर को खींचे। कहाँ से? एक तो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से, प्लस कलेक्टिंग डक्ट से भी बहुत सारा वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होती है। सो नेक्स्ट लास्ट वी कैन राइट दैट this all helps to remove water from descending limb of loop of Henle, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कलेक्टिंग डक्ट के कारण हुआ है, क्योंकि जब लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में आती है तब तो यूरिन एक बार जो फिल्ट्रेट है वो एक बार हाइपोटोनिक हो जाता है। फाइनली जब कलेक्टिंग डक्ट से वो निकलेगा तो क्योंकि बाहर इन सब ने मिलकर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कर रखा है, तो जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट से वो फिल्ट्रेट गुजरेगा वैसे वैसे उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन बाहर मिल रहा है, यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है, तो वहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और फाइनली जो यूरिन बनेगी वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी। सो मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट से निकलने वाला वाटर जो है वो हाइपरटोनिक एक्चुअली बना रहा है। एंड फाइनली यूरिन becomes hypertonic,
एंड दिस वॉज आर एम, यहीं से हमने शुरुआत करी थी। सो वी हैव सीन स्टूडेंट्स कि जब पीसीटी, बोमन कैप्सूल और पीसीटी में फिल्ट्रेट आएगा तो वो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह आइसोटोनिक होगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे वो लूप ऑफ हेनले से गुजरेगा, नीचे आएगा, वैसे वैसे वाटर रिलीज होगा, इट विल बिकम हाइपरटोनिक। वापस जब वो ऊपर चढ़ेगा तो धीरे धीरे NaCl, सॉलिड मैटर बाहर निकल रहा है, तो धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन हाइपर से नॉर्मल, आइसोटोनिक, और नॉर्मल से हाइपो हो जाएगा। लेकिन जब वो कलेक्टिंग डक्ट से वापस नीचे आएगा तो फिर से उसमें से वाटर रिलीज होगा, क्योंकि इन सब ने मिलकर ऊपर से नीचे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया हुआ है, और उस कारण से फाइनली यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। किस तरह से नेचर ने इतना ब्यूटिफुली बनाया है कि उसने वासा रेक्टा को सीधा नहीं बनाया, उसने लूप ऑफ हेनले को स्ट्रेट नहीं बनाया, उसने बिल्कुल यू शेप बनाया है ताकि फ्लो डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, ताकि ये आयंस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में रिटेन्ड रहे, ताकि वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ सके और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो सके। बर्ड्स में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है स्टूडेंट्स, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। The main aim is so that water is not lost from the body, that is the main aim. But ये जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो GFR, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये अगर बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाए या बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए तो किस तरह से अफेक्ट होती है, उसे किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट अदर थिंग्स. सो टिल देन, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.